नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत ने दी चेतावनी। कहा कि हमारे गेहूं कट चुके हैं, अब हम फ्री हैं, बता दो भीड़ घटा दें या बढ़ा दें। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि वैक्सीन संकट जिम्मेदार कौन। प्रियंका गांधी ने वैक्सीनेशन पर मोदी सरकार से पूछे 3 कठोर सवाल। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस का आरोप सोशल मीडिया संबंधी नियम दिखाते हैं मोदी सरकार का उत्तर कोरियाई रवैया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिखर गया किसान आंदोलन, राकेश टिकैत बोले हमारे गेहूं कट गए, अब हम फ्री है, बता दो भीड़ घटाएं या बढ़ाएं। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के अवसर पर किसानों ने आज दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर काला दिवस मनाया। बॉर्डर पर किसानों ने काले झंडे लहराए। काले झंडे लहराने की खबर पंजाब के गांवों से भी मिली है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने दावा किया है कि आंदोलन कहीं से कमजोर नहीं पड़ा है, बस वह टीवी चैनलों और अखबारों में दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ज्यादातर मीडिया वाले आंदोलन को कवर करने आते ही नहीं हैं। एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत में टिकैत ने कहा कि हालत यह है कि प्रेस का ज्यादातर हिस्सा तो भाजपा का प्रवक्ता बन गया है, सरकार सवाल नहीं पूछती, वह तो टीवी के एंकर पूछते हैं। किसान नेता ने अफसोस जताया कि इक्का दुक्का चैनलों को छोड़ दे तो मीडिया के लोग अब 4 महीने बाद दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि आंदोलन बिखर गया है और किसानों का जमावड़ा बिखर गया है। टिकैत ने कहा कि विरोधाभासी बात तो यह है कि आंदोलन को लेकर एक तरफ तो कहा जाता है कि किसान लौट रहे हैं, फिर अगले ही पल यह कहा जाने लगता है कि इस विकट कोरोना काल के खतरों को बढ़ाते हुए लाखों किसानों का जमावड़ा कर लिया गया है। हमसे कहते हैं कि कोविड के संक्रमण का खतरा है, भीड़ कम करो। इस स्थिति पर तंज कसते हुए टिकैत ने कहा कि हमको मीडिया वाले और सरकार बता दे कि वे चाहते क्या हैं, बता दे कि हम भीड़ बढ़ाएं या घटा दें। हाल फिलहाल हमें कोई खास काम नहीं है, गेहूं और दूसरी फसलें कट गई हैं और हम फ्री हो गए हैं। क्या काला दिवस मनाने से भीड़ नहीं बढ़ रही? इस आरोप से कतई इनकार करते हुए टिकैत ने कहा कि काला दिवस मनाने से भीड़ नहीं बढ़ेगी, जो यहाँ मौजूद हैं वे यहीं पर काले झंडे लहराएंगे और जो किसान गांव में हैं वे यही काम अपने गांव में रहकर करेंगे। एक सवाल के जवाब में किसान नेता ने कहा कि कोरोना के इलाज की दवाएं अगर सरकार तिजोरी में बंद कर लेगी तो उसको यह भी सोचना चाहिए कि रोटी भी तिजोरी में बंद की जा सकती है। उन्होंने यह मानने से साफ इनकार कर दिया कि कोविड संक्रमण फैलाने में किसान आंदोलन की कोई भूमिका है। उन्होंने कहा कि 6 महीने हो गए, सरकार ने हमारी नहीं सुनी, ठीक है अभी 6 महीने ही तो हुए हैं, हमने तो आने वाली बारिश के लिए अभी से शेड डालने शुरू कर दिए हैं। किसान तो आंदोलन को 2024 तक खींचने को तैयार। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वैक्सीन संकट जिम्मेदार कौन? प्रियंका गांधी ने वैक्सीनेशन पर मोदी सरकार से पूछे 3 सवाल। जी हां दोस्तों, देश में कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, लेकिन कई राज्य वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र में दर्जनों वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार मोदी सरकार की वैक्सीन पॉलिसी को लेकर सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बुधवार को एक लंबा फेसबुक पोस्ट लिखकर वैक्सीन की कमी पर सरकार पर हमला बोला है। जिम्मेदार कौन शीर्षक से उन्होंने पहले कुछ तथ्य पेश किए हैं और फिर 3 सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पर अब बस मोदी जी की फोटो ही है, बाकी सारी जिम्मेदारी राज्यों के ऊपर डाल दी गई है। आज राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को वैक्सीन की कमी होने की सूचना भेज रहे हैं। कांग्रेस नेता ने लिखा है, आज भारत की 130 करोड़ की आबादी के मात्र 11% हिस्से को वैक्सीन की पहली डोज और मात्र 3% हिस्से को फुल वैक्सीनेशन नसीब हुआ है। मोदी जी के टीका उत्सव की घोषणा के बाद पिछले 1 महीने में वैक्सीनेशन में 83% की गिरावट आ गई। आज मोदी सरकार ने देश को वैक्सीन की कमी के दलदल में धकेल दिया है। वैक्सीन कमी के पीछे सरकार की फेल वैक्सीन पॉलिसी दिखाई पड़ती है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रियंका ने लिखा कि कड़वी सच्चाई यह है कि महामारी की शुरुआत से ही भारत में वैक्सीन आम लोगों की जिंदगी बचाने के औजार को बजाय प्रधानमंत्री के निजी प्रचार का साधन बन गई। इसके चलते आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक भारत अन्य देशों से वैक्सीन के दान पर निर्भर हो गया है और वैक्सीनेशन के मामले में दुनिया के कमजोर देशों की कतार में शामिल हो गया है। ऐसा क्यों? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का आरोप सोशल मीडिया संबंधी नियम दिखाते हैं मोदी सरकार का उत्तर कोरियाई रवैया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि केंद्र सरकार इन नियमों के जरिए सोशल मीडिया मंचों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती है, जिसका विपक्ष की ओर से पुरजोर विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया मंच अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम देश के नागरिकों की तरफ से बात कर रहे हैं, ये जो नियम लागू हो रहे हैं वो गंभीर है, इनका हम पुरजोर विरोध करते हैं। सिंघवी ने आरोप लगाया, मोदी सरकार जिन नियमों को लागू कर रही है वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर उसके उत्तर कोरियाई रवैये को दिखाते हैं। यह लोकतंत्र के हर स्तंभ पर नियंत्रण करने का एक और प्रयास है। यह सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग के साथ होता हुआ देखा गया है।
वरिष्ठ वकील सिंघवी ने अदालतों के कुछ फैसलों का हवाला देते हुए दावा किया, इस सरकार की समझ सिर्फ यह है कि विरोध की हर आवाज राष्ट्र विरोधी है, प्रधानमंत्री और सरकार की निंदा या कार्टून अपराध है। ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठाने वाले जेल भेजना है, इस सरकार को विरोध स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा, स्वतंत्र आवाज जीवन और लोकतंत्र की ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को कम नहीं किया जा सकता है। ऐसा करना हमारी संस्कृति के भी विरुद्ध है। अब बहुत हो चुका, हम अपनी आजादी और स्वायत्तता पर आक्रमण के खिलाफ एक सुर में बोलेंगे। गौरतलब है कि नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम बुधवार से प्रभाव में आएंगे और इनकी घोषणा 25 फरवरी को ही की गई थी। नए नियम के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया मंचों को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी। इसमें मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति आदि शामिल है। प्रमुख सोशल मीडिया मंचों को नए नियमों के अनुपालन के लिए 3 महीने का समय दिया गया था। इस श्रेणी में उन मंचों को रखा जाता है जिनके पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 50 लाख से अधिक है। फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने इन नियमों को लेकर सरकार के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यों को देने के लिए नहीं है मोदी सरकार के पास पैसा, उधार लेने पड़ सकते हैं 22 अरब डॉलर। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार को राज्यों को जीएसटी के मुआवजे की भरपाई करने के लिए लगातार दूसरे साल उधार लेना पड़ सकता है। सूत्रों का कहना है कि सरकार को इस वित्त वर्ष में 1.58 लाख करोड़ रुपए यानी करीब 21.7 अरब डॉलर की अतिरिक्त उधारी लेनी पड़ सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाले जीएसटी काउंसिल की शुक्रवार को बैठक होगी, जिसमें इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक 6 महीने के अंतराल के बाद हो रही है। केंद्र को राज्यों को जीएसटी मुआवजे के रूप में 2.7 लाख करोड़ रुपए देने हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार केवल 1.1 लाख करोड़ रुपए देने में की स्थिति में है। जीएसटी कानून में प्रावधान है कि जीएसटी के लागू होने के बाद केंद्र राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजा देगा, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण केंद्र सरकार का राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यह वजह है कि मोदी सरकार अतिरिक्त उधारी पर विचार कर रही है। पिछले साल भी केंद्र सरकार ने राज्यों की ओर से 1.1 लाख करोड़ रुपए का उधार लिया था और इसे लोन के रूप में राज्यों को दिया था। सूत्रों का कहना है कि इस साल अतिरिक्त उधारी लेने, इसकी राशि और समय के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और राज्यों के साथ सलाह मशवरे के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। शुरुआत में मुआवजे की भरपाई की अवधि 2022 तक के लिए थी, लेकिन पिछले साल केंद्र सरकार ने इसे और आगे बढ़ा दिया। पिछले 7 महीनों से जीएसटी कलेक्शन लगातार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि आगे इसमें कमी आ सकती है। इसकी वजह यह है कि कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप रोकने के लिए अधिकांश राज्यों ने लॉकडाउन लगा रखा है। इससे आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई है। बार्कलेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर से देश को 74 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। बैंक ने भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान 80 बेसिस अंक घटाकर 9.2% कर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वैक्सीन नीति को लेकर केजरीवाल का केंद्र पर हमला। अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करता है तो क्या यूपी अपने टैंक खरीदेगा? जी हां दोस्तों, दिल्ली समेत देश भर में जारी कोविड-19 वैक्सीन संकट को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गंभीर चिंता जताई है। केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई के लिए टीम इंडिया को साथ आना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देश वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रहा है, हम इसे राज्यों पर नहीं छोड़ सकते। हमारा देश कोविड के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करता है तो क्या हम राज्यों को अपने दम पर छोड़ देंगे? क्या यूपी अपने टैंक खरीदेगा या दिल्ली अपने हथियार? कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में केंद्र को सहयोग देने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस लड़ाई को हार नहीं सकते। अगर केंद्र यह लड़ाई हारता है तो भाजपा नहीं बल्कि भारत लड़ाई हारेगा। उन्होंने कहा कि हमारा देश कोरोना के खिलाफ युद्ध कर रहा है, ऐसे में हम यही नहीं कह सकते कि सब राज्य अपने अपना देखें। अगर कल पाकिस्तान युद्ध करता है तो हम नहीं कह सकते हैं कि यूपी अपने टैंक खरीद ले, दिल्ली अपना हथियार खरीद ले। ये वक्त सभी सरकारों को टीम इंडिया बनकर काम करने का है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि जो काम हमारा है ही नहीं, वो काम राज्य सरकारें कैसे करेंगी? जो काम केंद्र सरकार का है वो काम केंद्र सरकार को ही करना पड़ेगा। आप वैक्सीन लाकर राज्यों को दे दीजिए, जनता को वैक्सीन लगाने का काम हमारा है, वो हम करेंगे। केजरीवाल ने पत्रकारों से ऑनलाइन बातचीत में दावा किया कि भारत ने अपना टीकाकरण अभियान 6 माह की देरी से शुरू किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के देशों ने अपने लोगों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया था, लेकिन भारत में अपनी जनता को टीका लगवाने की बजाय टीके विदेश भेजे गए। अगर हमने टीकाकरण अभियान पहले शुरू कर दिया होता तो हम कोरोना की सेकेंड वेव में बहुत से लोगों को बचा सकते थे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि केंद्र ने राज्यों से खुद ही टीके खरीदने को कहा है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने टीके खरीदने के प्रयास किए, लेकिन कोई राज्य टीके की व्यवस्था नहीं कर पाया। कई राज्यों ने ग्लोबल टेंडर निकालने पर उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने केंद्र से टीके खरीदकर उन्हें राज्यों में बांटने का अनुरोध। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा व्हाट्सएप, कहा नए नियमों से होगा प्राइवेसी का अंत, संविधान का होगा उल्लंघन। जी हां दोस्तों, व्हाट्सएप की ओर से भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली में एक शिकायत दर्ज कराई गई है। इस शिकायत में व्हाट्सएप ने सरकार को बुधवार से जारी होने वाले रेगुलेशंस को ना लागू करने देने की मांग की है। नए नियमों के तहत सरकार ने फेसबुक के मालिकाना हक वाली कंपनी को प्राइवेसी रूल से पीछे हटने को कहा है। इस मुकदमे में दिल्ली हाईकोर्ट से यह घोषित करने के लिए कहा गया है कि नए नियमों में से एक भारत के संविधान के तहत दिए गए गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस नियम के मुताबिक जब सरकारें मांग करें तो सोशल मीडिया कंपनियों को किसी सूचना को सबसे पहले साझा करने वाले की पहचान करनी पड़ती है। कानून के मुताबिक व्हाट्सएप को सिर्फ उन लोगों की पहचान बतानी है जिन पर गलत जानकारी साझा करने का विश्वसनीय आरोप है, लेकिन व्हाट्सएप का कहना है कि वह यह नहीं कर सकती। व्हाट्सएप के मुताबिक उसके मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड यानी कूट भाषा में होते हैं। उसका कहना है कि नए नियम का पालन करने के लिए उसे मैसेज प्राप्त करने वालों के लिए और मैसेज को सबसे पहले शेयर करने वालों के लिए इसे एनक्रिप्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अभी तक यह नहीं पता कि कोर्ट इस याचिका पर कब सुनवाई करेगी। मामले के जानकारों ने इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए अपनी पहचान जाहिर करने से भी इनकार कर दिया है। व्हाट्सएप प्रवक्ता ने भी इस मसले पर बयान देने से मना कर दिया है। हालांकि यह केस भारत सरकार के फेसबुक, ट्विटर सहित अन्य सोशल मीडिया कंपनियों के साथ जारी टकराव को और बढ़ा सकता है। बीते हफ्ते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच छिड़े टूलकिट विवाद को लेकर दिल्ली पुलिस ट्विटर के दफ्तर पहुंच गई थी। व्हाट्सएप ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की ओर से किए एक ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दिया था। इससे पहले भी भारत सरकार ने ट्विटर से कई ट्वीट डिलीट करने को कहा था। केंद्र सरकार का कहना था कि ये ट्वीट्स कोरोना महामारी को लेकर भ्रामक जानकारी फैला रहे थे। हालांकि दावा यह भी किया गया है कि केंद्र सरकार ने वे ट्वीट भी डिलीट करवाए जिनमें उसकी आलोचना की गई थी। व्हाट्सएप ने अपने फेक पेज पर भी इस बारे में जानकारी दी है। हालांकि वहां किसी देश विशेष को लेकर नहीं लिखा गया है, लेकिन व्हाट्सएप ने इसी मामले को लेकर भारत सरकार पर केस दर्ज किया है। व्हाट्सएप ने कहा है कि कुछ सरकारें उसे ट्रेसेबिलिटी करने को कह रही हैं। व्हाट्सएप के मुताबिक ट्रेसेबिलिटी का अर्थ है यह पता लगाना कि कोई संदेश असल में सबसे पहले किसने भेजा। व्हाट्सएप का कहना है कि ट्रेसेबिलिटी से एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ब्रेक होता है और इससे अरबों लोगों की प्राइवेसी खतरे में पड़ती है। व्हाट्सएप ने साल 2016 में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की शुरुआत की थी ताकि उसके जरिए किए जाने वाले कॉल, मैसेज, फोटो, वीडियो और वॉइस नोट सिर्फ उसी को मिले जिन्हें वे भेजे गए हैं। व्हाट्सएप का दावा है वह भी नहीं पढ़ या देख सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह पर एफआईआर क्यों नहीं की? हाईकोर्ट जज ने पुलिस कमिश्नर से पूछा, जानिए वजह। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में बिना सोशल डिस्टेंसिंग की रैली को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेलागावी के पुलिस कमिश्नर को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि भाजपा की चुनावी रैली में शामिल होने वाले लोगों और अमित शाह के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई। बता दें कि 17 जनवरी को बेलागावी के डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम में गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में रैली का आयोजन किया गया था। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि इस जनसभा में हजारों लोग शामिल हुए थे और कोरोना के नियमों का पालन नहीं करवाया गया। चीफ जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका और सूरज गोविंद राज की डिवीजन बेंच पुलिस कमिश्नर को इतनी ढील देने के लिए लताड़ लगाई। पुलिस कमिश्नर की तरफ से दिए गए जवाब को लापरवाही बताते हुए कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की। जज ने कहा, शायद कमिश्नर को कर्नाटक महामारी एक्ट 2020 के बारे में जानकारी नहीं है। शायद 15 अप्रैल को राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेशों के बारे में पुलिस कमिश्नर नहीं जानते हैं। कोर्ट ने कहा, तस्वीरों में दिखाई देता है कि 17 जनवरी को बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। कमिश्नर के जवाब में पता चलता है कि एक भी एफआईआर फाइल नहीं की गई है। पूरी एफिडेविट पढ़ने के बाद पता चलता है कि इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया है। लगता है कि कमिश्नर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाकर ही खुश हैं। कमिश्नर स्पष्ट करें कि गंभीर परिस्थिति में नियमों का उल्लंघन होने के बावजूद केस क्यों नहीं दर्ज किया गया। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी लेट्स किट फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें राज्य में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने की मांग की गई थी। बता दें कि 15 अप्रैल को कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगर इस तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो न केवल आयोजक बल्कि शामिल होने वाले सभी लोगों पर कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि चीफ मिनिस्टर के बेटे बीवाई येदियुरप्पा कोलार के मंदिर में बर्थडे मनाने कैसे पहुंच गए। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 4 जून को। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हम नहीं, सरकार फैला रही है कोरोना। मोदी सरकार पर बिफर पड़े राकेश टिकैत, एंकर से भी हुई बहस। जी हां दोस्तों, देश में रोजाना कोरोना वायरस के लाखों नए केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार लगातार किसान आंदोलन को कोरोना के बढ़ते केसों का जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं किसान भी आंदोलन को जारी रखने की बात पर डटे हुए हैं। इस मामले को लेकर भारतीय
किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने एबीपी लाइव के हुंकार शो में भी बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आंदोलन को 2024 तक भी जारी रखना पड़े तो रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हम नहीं, सरकार कोरोना फैला रही है। शो के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत की न्यूज एंकर से भी जमकर बहस हुई। हुंकार शो में न्यूज एंकर रोमाना इसार खान ने राकेश टिकैत से कहा कि विरोध कीजिए, लेकिन वक्त की नजाकत को भी समझिए, ये महामारी का समय चल रहा है। उनकी इस बात का जवाब देते हुए किसान नेता ने कहा, आप यह बात सरकार को भी कह दो, एक बार कह दो कि कोरोना काल चल रहा है, जो कानून लेकर आए थे वह वापस ले लो। अगर किसान नहीं मान रहे तो सरकार तो मान सकती है। राकेश टिकैत की बात पर न्यूज एंकर ने कहा कि वह क्यों माने, वह तो चुनी हुई सरकार है। इस पर राकेश टिकैत ने कहा, तो हम क्यों माने, हमारा आंदोलन करने का अधिकार है और हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। अगर बातें करनी ही है तो सरकार बैठकर करे ना, चैनल वालों को परेशानी क्यों हो रही है। किसान नेता की बात पर न्यूज एंकर ने आगे कहा कि सरकार का एजेंडा तो साफ है। उनका कहना है कि बाकी लोगों को दिक्कत है नहीं, लेकिन मुट्ठी भर लोगों को परेशानी है। ये अपनी राजनीतिक शक्ति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, मुट्ठी भर लोगों को फायरिंग करवाकर भगा दो। इन्होंने 28 तारीख को भी तो यही किया था। ये वैचारिक क्रांति है और यह विचार से ही खत्म होगी, लाठी या डंडे से नहीं। जो किसान 6 महीने तक आंदोलन पर बैठ सकता है वह आगे 6 महीने भी बैठ सकता है। राकेश टिकैत ने अपने बयान में आगे कहा, हमें 2024 या 2025 तक भी बैठना पड़े तो हम बैठेंगे। उनकी इस बात को लेकर न्यूज एंकर ने कहा कि आप पार्टी पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं क्या, क्योंकि यह तो राजनीति का अड्डा बनता जा रहा है। आप लोगों का खेल क्या चल रहा है। न्यूज एंकर के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि खेल तो हमें भी नहीं पता कि क्या चल रहा है। राकेश टिकैत ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, कोरोना काल में जब कानून बन सकते हैं तो कोरोना काल में ही वापस भी हो सकते हैं। कोरोना बड़ा है या कानून बड़ा है। अगर देश की जनता की चिंता है तो सरकार कानून वापस ले ले। ये कोरोना हमसे नहीं फैल रहा है, ये सरकार ही फैलाएगी। दवाई नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, हम नहीं फैला रहे, सरकार को हॉस्पिटल पर काम करना। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बाबा रामदेव को आईएमए ने भेजा 1000 करोड़ का मानहानि नोटिस। जी हाँ दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने 1000 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा है। इस नोटिस में बाबा रामदेव से अपने विवादित बयान पर सफाई देने का वीडियो जारी करने और आईएमए से 15 दिन के अंदर लिखित माफी मांगने को कहा गया है। नहीं करने पर 1000 करोड़ का मानहानि केस करने की धमकी दी गई है। अपने नोटिस में आईएमए ने कहा कि बाबा रामदेव एलोपैथी का ए तक नहीं जानते। हम उनके सवालों के जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन पहले वे अपनी योग्यता तो बताएं। नोटिस में आईएमए ने कहा कि अगर बाबा 15 दिनों के भीतर माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया जाएगा। आईएमए उत्तराखंड ने कहा, रामदेव अपनी दवाएं बेचने के लिए लगातार झूठ फैला रहे हैं। रामदेव ने कहा कि उन्होंने हमारे अस्पतालों में अपनी दवाओं का ट्रायल किया है। हमने उनसे पूछा कि उन अस्पतालों के नाम बताएं, लेकिन वे नहीं बता पाए क्योंकि उन्होंने ट्रायल किया ही नहीं। डॉक्टरों के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी से लोगों में भी बाबा के प्रति गुस्सा है। आईएमए ने कहा, अपनी दवा बेचने के लिए रामदेव टीवी में टीकाकरण से साइड इफेक्ट होने के विज्ञापन भी जारी कर रहे हैं। वे पैथी और उससे जुड़े डॉक्टरों के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। आईएमए ने कहा कि अगर सरकार उनके खिलाफ महामारी एक्ट में कार्रवाई नहीं करेगी तो आईएमए हरिद्वार में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान संगठन आज मना रहे हैं ब्लैक डे। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा सरकार के अहंकार से बेहाल है हलधर। जी हां दोस्तों, तीनों कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुए किसान आंदोलन को आज 6 माह पूरे हो गए हैं। आंदोलन को 6 माह पूरे होने पर किसान संगठनों द्वारा आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन के सहारे एक बार फिर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा, हमारे हर निवाले पर किसानों का कर्ज है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बुधवार को ट्विटर पर लिखा, बहाकर अपना खून पसीना जो दाने पहुंचाता घर घर काला दिवस मना रहा है। आज वो देश का हलधर। भाजपा सरकार के अहंकार के कारण आज देश में किसानों के साथ जो अपमानजनक व्यवहार हो रहा है उससे देश का हर नागरिक आक्रोशित है। हमारे हर निवाले पर किसानों का कर्ज है। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुए किसानों आंदोलन को आज यानी बुधवार 26 मई को 6 माह पूरे हो गए हैं। आज प्रदर्शनकारियों द्वारा ब्लैक डे मनाया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार ने मांगे नहीं मानी, काले कानून नहीं हटाए। हमारे लिए यह काला दिन है और ऐसे मौके पर किसान काले झंडे ही लगा रहे हैं। टिकैत ने कहा, हम भी तिरंगा लेकर चल रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। दिल्ली कोई नहीं आ रहा है, लोग जहां हैं वहां झंडे लगा रहे हैं। किसान संगठनों की ओर से 26 मई को मनाया जा रहा है। यह वही दिन है जब नरेंद्र मोदी ने 7 साल पहले प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभाली थी। 2021 में जहां एक और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मोदी को 7 साल पूरे हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान संगठनों के आंदोलन को भी 6 महीने पूरे हो रहे हैं। किसान संगठनों के नेताओं ने ऐलान किया कि लोग अपने गाँव, घर, दुकानों और इंडस्ट्री पर काले झंडे लगाकर विरोध दर्ज। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
किसान संगठनों ने कल काला दिवस मनाने का किया फैसला, राकेश टिकैत बोले केंद्र का जलाएंगे पुतला। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर 6 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन केंद्र ने अभी तक किसानों की मांगे नहीं मानी है, जिसके कारण किसान वापस नहीं गए हैं। कोरोना महामारी में भी केंद्र के खिलाफ हल्लाबोल जारी रखा है। इस बीच किसान संगठनों ने कल यानी बुधवार को काला दिवस मनाने का फैसला किया है, जिसे लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने जानकारी दी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि कल भारत सरकार का पुतला जलाया जाएगा और ट्रैक्टर व घरों पर काला झंडा लगाया जाएगा। ये सुबह 9 से 10 बजे से शुरू होगा। उधर कल किसानों के प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि पुलिस की व्यवस्था तमाम बॉर्डर पर पहले से है, किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि या अवैध प्रवेश होने नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार के प्रदर्शन की आड़ में कानून व्यवस्था या लॉकडाउन के उल्लंघन से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस तैयार है। वहीं इससे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने किसानों के प्रदर्शन में आज अपने घर पर काला झंडा लगा दिया है। उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। पटियाला और अमृतसर स्थित अपने घर पर काला झंडा लगाने के बाद नवजोत सिंह ने पत्नी के साथ एक वीडियो बनाकर ट्वीट भी किया। यहाँ उन्होंने लिखा कि यह काला झंडा विरोध में फहराया है। हर पंजाबी को किसानों का साथ देना चाहिए, उनके साथ आना चाहिए। आपको बता दें कि केंद्र के खिलाफ आंदोलन कर रही 40 यूनियनों के प्रधान संगठन SKM ने एक बयान में बताया था कि फसल की कटाई के मौसम के बाद लगातार किसान दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच रहे हैं। अलग अलग वाहनों से हजारों किसान दिल्ली की सीमा पर पहुंचे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।